आज के शो में। कराची 2021 में अब तक 50,000 से जायद स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट, 34,000 से जायद मोटरसाइकिल्स, 14,000 से जायद मोबाइल फोन्स और 1,200 से जायद गाड़ियों से शहरी महरूम। 54 शहरी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के दौरान जाँ बहक 458 जख्मी। CPLC के एदादोशुमार और कराची पुलिस के दावों में आखिर तजाद क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, शहर कराची एक यकीनी तौर पर बदअमनी के लिहाज से एक मिसाल बनता जा रहा है। आप पुलिस से पूछें, वो कहते हैं क्राइम इंडेक्स में कमी हो रही है। वो बहुत से नंबर्स हमें इस वक्त बताते रहते हैं। और अभी आज इस प्रोग्राम से पहले भी हमने जो देखा बयानात सामने आए वो कुछ इस तरह के थे कि तकरीबन 30% कमी आ गई अगस्त के महीने में क्राइम्स में। CPLC की रिपोर्ट निकलवा के देखा तो बिल्कुल बरक्स इस पर पिक्चर नज़र आ रही थी। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि आप सब इस बात से अंदाज़ा रखते हैं कि शहर कराची में आप कुछ भी करने जा रहे हो, आप कहीं पर भी महफूज अपने आप को महसूस नहीं करते। आप ATM मशीन पर हो, आप गाड़ी में हो, आप बाइक पर हो, आप सड़क पर खड़े हो, आप रेस्टोरेंट में हो, कहीं पर भी किसी वक्त भी आपके ऊपर ये हमला हो सकता है। ये मुसल्ला गिरोह आकर कुछ भी आपसे छीन सकते हैं, न सिर्फ छीन सकते हैं बल्कि जिस तरह हम बता रहे हैं कि तकरीबन 54 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सिर्फ 8 माह में साल 2021 के अब तक 54 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस मामले में और तकरीबन 450 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। यानी किसी को गोली मारना भी अब इनके लिए बहुत आसान काम हो गया है। जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, उसके मुताबिक सब में आसान काम कराची का जो उस वक्त है वो बाइक, खड़ी हुई बाइक को चोरी करना हो चुका है और इसी तरह बाइक छीनना भी कुछ हद तक। तकरीबन 34,000 से ज़्यादा बाइक्स रिपोर्टेड, मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्टेड फिगर है, जो चोरी हुई हैं या छीनी हैं इस पूरे 8 माह के अरसे के दौरान। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो अहम तरीन और आसान तरीन जो क्राइम बन चुका है वो मोबाइल फ़ोन की वारदातें हैं, जो तकरीबन 14,000 से ज़ायद हैं, और फिर गाड़ियों का छीनना जो 1100 से ज़ायद बनती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो CPLC के स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उन नंबर्स को देखें तो पिछले साल के मुकाबले में अगर पिछले साल जुलाई 1 से जुलाई 30 तक यानी 2020 में तकरीबन 250 अफराद का कत्ल हुआ था इस शहर में, इस साल 335 अफराद का कत्ल हुआ है। इसी तरह 16,591 मोबाइल जो है इस पर लोगों के छीने। पिछले साल ये तादाद तकरीबन 13,000 के आसपास थी। और जो गाड़ियों छीनने की वारदातें हैं वो अगर 150 छीनी है तो पिछले साल इसी दौरान 123 छीनी थी। यानी हर वारदात में हमने इजाफा देखा है। सिर्फ अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो अगस्त और जुलाई का कंपैरिजन करें तो उसमें भी हम देखेंगे कि गाड़ियों के छीनने की वारदातें हों, बाइक्स के छीनने की वारदातें हों या बाइक्स चोरी होने की वारदातें हों, हमें तकरीबन सब जगह एक इजाफा देखा है। एक और एलिमेंट है जिस पर आज प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे, वो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। हमने ये देखा है कि मुसलसल इस पूरे साल में यानी जुलाई तक एक दो इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन CPLC की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगस्त के महीने में तकरीबन 5 केसेस एक्सटॉर्शन के रिपोर्ट हुए हैं। यानी भत्ताखोरी कुछ हद तक हम देखेंगे उसमें इजाफा हुआ है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बड़ा इजाफा है, क्योंकि पिछले महीने 3 थे, इस महीने 5 हैं और इससे पहले हमने देखा था कि 0 और 1-2 केसेस ऐसे आते थे जो रिपोर्ट होते थे। तो अमन और अमान के हवाले से काफ़ी खदशात हैं लोगों के जहनों में। और जो एक बड़ी बात पुलिस बार बार कहती है कि इसकी वजह जो है वो ड्रग पेडलर्स हैं, यानी जो मंशियात माफिया है, उसकी वजह से शहर कराची में हमने देखा है कि अमन अमान ख़राब होता है। ये लोग मुलव्विस होते हैं इन तमाम स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है तो ये फिगर भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि पुलिस ने हमें बताया कि तकरीबन 10 दिन के दौरान यानी 21 अगस्त से 31 अगस्त 2021 यानी जो अगस्त के आखिरी 10 दिन थे, इस दौरान उन्होंने कहा जी कि तकरीबन जो उनके मुख्तलिफ जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ केसेस थे उसकी रिपोर्ट भी दी और उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 198 केसेस कॉन्ट्राबैंड से खिलाफ और 798 केसेस तकरीबन 800 के करीब केसेस ड्रग माफिया के खिलाफ जो रजिस्टर किए गए और इसमें तकरीबन इस हिस्से में 880 के करीब अरेस्ट किए गए। रिकवरी भी हुई है। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 547 किलोग्राम चरस, 19 ग्राम आइस, इसके अलावा 10 ग्राम हीरोइन और तकरीबन अफीम की बरामदगी भी इस वक्त जो है सिलसिले में हुई है। ये सारे अहम सवालात के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले आलमगीर खान साहब जो इस वक्त MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ लियाकत एडवोकेट साहब, माहिर कानून अहमद चुनॉय साहब CPLC के साबिक सरबराह के। आलमगीर खान साहब, कितना कंसर्न है लोगों के जहनों में, कितने खदशात आपको और आप लोगों को लोग बताते हैं आप MNA इलाके के कि किस तरह लूट मार का बाजार गरम है? आपका इलाका गुलशन इकबाल और ये तमाम एरियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास जो लोग आते हैं?
देखिए, एक तो ये कि बड़ा बदकिस्मत अलमिया है कि डेली जो है वो केसेस आते हैं बाइक स्नैचिंग के, मोबाइल स्नैचिंग के, और अब गाड़ियों की वारदातों में भी बहुत इजाफा हो गया है। उसके भी हम तक रिपोर्ट आती कि आप मुताल्लिका इदारे को, सीपीएलसी को, जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, उनको इंगेज करें। तो और ये पिछले चंद महीनों से बहुत ज्यादा इसमें तादाद हो गई है अब। और सबसे अहम चीज ये कि ना वहाँ कोई सीसीटीवीज होते, इनका सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 से कागज पे चल रहा है, कोई अमल दरामद नहीं उस पे। कभी बैंक के कैमरास से मदद ली जा रही होती, कभी आसपास किसी करियाने के स्टोर से उसके सीसीटीवी कैमरा से मदद ली जा रही होती। ये तो हाल है इनका। और फिर पीछे बैक हैंड पे जो इनके पास लोग बैठे हुए हैं, वो ट्रेस ही नहीं कर पाते, ना मोबाइल ट्रेस हो पाता, ना बाइक ट्रेस हो पाती। और जब लोग गिरफ्तार होते तो अदालतों में भी उन लोगों को फौरी रिलीफ मिल जाता, और इसीलिए वो ज्यादा आजादाना तौर पे कार्रवाइयां कर रहे होते, बेखौफ हो जाते। पहले आप सुनते थे कि रात के अंधेरे में कार्रवाइयां होती थी, अब आप वीडियोस देखे दिन दिहाड़े मेन सड़कों पर, मेन शाहराहों पर कार्रवाइयां हो रही है। तो ये आजाद हो चुके हैं। और इस पे मैंने ये चीज नोटिस की क्योंकि मैं पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज उठाई। जो यहाँ पर हुकूमत है, इदारे हैं, उनके लिए ये इश्यूज है ही नहीं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो इसको बड़ा रूटीन और रेगुलर मसला समझते हैं। और वो नंबर्स पे, इतने नंबर्स हो गए, इतने नंबर्स पहले थे, इतने नंबर्स। भाई, एक आम आदमी की जान खतरे में है, उसकी माल हिफाजत में नहीं है, तो उसका सब कुछ स्टेक पे है। वो घर से निकलते हुए 10 बार सोचता है। तो ये कब तक चलेगा आखिर? और ये सिर्फ कराची में ही क्यों है, बाकी शहर में निस्बतन स्ट्रीट क्राइम कम है। यहाँ पे इसके लिए काउंटर अप्रोच क्यों नहीं है? और क्यों सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है? पुलिस में सियासी भर्तियां हैं, वो पैसा कमाने के लिए थानों पर एसएचओ बनते हैं। वो पैसा देकर एसएचओ डीएसपी आता, जब वो पैसा देकर आता तो उसने रिकवरी करनी होती। वो रिकवरी जराइम पेशा अफराद, जराइम पेशा गुरोह से अपनी रिकवरी करता, पैसा बनाता। हर एक थाना 5 से 10 लाख रुपए माहाना बना रहा होता। तो क्या आप सिस्टम में बेहतरी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, मैंने अभी ये रिपोर्ट देखी थी कि जो जिस तरह एक आई थी कि पुलिस अफसरान की मुबैना सरपरस्ती में बहुत से ड्रग डेंस जो हैं चल रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में। इसमें सब में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थे, तकरीबन 164 थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के भी थे। आप एमएनए इलाके के, आपके इल्म में होता है आलमगीर खान साहब के इस इलाके में मंशियात फरोश हैं, और पुलिस को अगर आगाह किया जाए, पुलिस एक्शन लेती है ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके बारे में, जैसे हमें पता है हसन स्क्वायर है कराची में, तो मेन रोड है, उस पर मंशियात इस पर जो है लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर सुना भी है कि बिकती भी है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जब खुलेआम ये कारोबार होता है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही होती। आपके इल्म में भी यकीनी तौर पे होंगी बहुत सी जगह। सैफान, मेरे नजदीक कोई जराइम पेशा ग्रोह एक थाने की हदूद में अगर होता, उस थाने की नॉलेज के बगैर, उस थाने की मदद हासिल किए बगैर वो वहां नहीं टिक सकता। यहाँ पे महाना मंथलियां बंदी होती है, यहाँ पे वो मंथली कहते हैं उसको, भत्ता दिया जाता उस जुर्म को आजादाना तौर पे उस पर काम करने के लिए। हर एसएचओ की, हर थाने की मंथली बंदी होती, वही पुलिस वाले उसको हिफाजत दे रहे होते। वो चाहे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हो, यहाँ पर वो ये ड्रग्स के अड्डे हो, या जुए के अड्डे हो, या और कोई। तो मैं सिर्फ ये बताऊं, अगर पुलिस अपने कार्रवाई करे, अगर पुलिस इंसाफ करे, अगर पुलिस रिश्वतखोरी ना करे, ये सब जराइम पेशा लोग अपने आप भाग निकलेंगे। लेकिन मैंने अपने हलके में पुलिस को रात के टाइम, जिनका काम है कि वहां पे वो मोबाइल वो वॉच करें, वो पेट्रोलिंग करें, वो सो रहे होते कि कोई एक खाली प्लॉट देखते, कोई एक खाली ग्राउंड देखते, वहां चारपाई लगा के सो रहे होते। इसी तरीके से हमने दर्जनों पुलिस के लोग जो निचली सतह के लोग हैं उनको रिश्वत लेते देते पकड़ा, उनकी वीडियोस बनाई, और सिर्फ इसलिए कि सिस्टम में बेहतरी आए, सिस्टम में हरकत आए। लेकिन मजाल है कि कोई ऊपर से कोई सीरियसनेस हो इस बात पे, ऊपर से कोई डंडा हो इन चीजों पे, वो बड़ा रेगुलर, बड़ा नॉर्मल सा लेते इस चीज को। कहते कि ये रिश्वतखोरी तो सिस्टम का हिस्सा है, वो कहते कि ये नाअहली या अपनी ड्यूटी ना सर अंजाम देना, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं।
सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं आती जब तक ऊपर से सीनियर्स इसके लिए अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक प्रॉपर अपने अंदर इदारे के अंदर ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये सिर्फ महज बयानात हैं और ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये तो वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं। लोग डर के मारे थाने में एफआईआर नहीं कटवाते क्योंकि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। किसी का मोबाइल छिनता वो डर के मारे थाने जाता ही नहीं। तो ये तो वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो पुलिस पर बेएतमादी की वजह से थाने ही नहीं जाते ना। अच्छा आलमी साहब, जो ये बता रहे हैं ये बड़ी अहम बातें हैं। और ये जो आपने एक और बात की कि नंबर्स जो हो रहे हैं वो रिपोर्टेड नंबर्स, जो अनरिपोर्टेड हैं वो अलग हैं। फिर जो नंबर्स रिपोर्टेड हैं उसी मुतज़ाद दावे नाज़रीन है सामने। सीपीएलसी के नंबर्स ये बता रहे हैं कि क्राइम में इजाफा हुआ है। पुलिस सीएम साहब को ये बता रही है कि 30% कमी हुई है अगस्त के महीने में। पुलिस ऑफिशियली तो वो कहते हैं सरकारी मुलाजिम ने पाबंदी है टीवी पे आके बात करने पे। ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई है वो क्या हुई है और जो मुख्तलिफ ज़राए क्या कहते हैं ये सब भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में सारे अहम सवालात। शहर कराची में बढ़ते हुए जराइम, 50,000 से ज़ायद वारदातें और सब में आसान क्राइम बाइक को उस पर चोरी करना बन चुका है। आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत आखिर कब तक सब्र का इम्तिहान लेके कराची के शहरियों का अमली तौर पर आप लोग कर सकते हैं? आपको क्या कदम उठाना चाहिए आप समझते हैं? देखिए, एक चीज समझें कि कोई भी चाहे वफाकी हुकूमत हो या कोई अस्करी विंग हो, कोई डिपार्टमेंट हो, वो आएगा वो एक सिंगल ऑपरेशन के लिए, एक सिंगल कैंपेन के लिए आएगा। लेकिन इदारे काम करते रेगुलर बेसिस पे, इदारों में उसकी सस्टेनेबिलिटी उसको बरकरार रखना होगा। और ये माजी में ऑपरेशन हुए लेकिन हमें तसलसल नहीं नजर आया इसका। और वो इसलिए कि देखें, जब तक आप थाने को एम्पावर नहीं करेंगे, या मेरे हल्के में एक एसएचओ गुलशन थाने का कोई 1 महीने में 3 बदल चुके हैं। वो भाई एक एसएचओ को आप मोहलत दें, उसको एटलीस्ट 1 साल नहीं 2 साल तक उसको उस इलाके में वो इंगेज तो करे लोकल्स को, उसके नीचे रूट्स, उसके कॉन्टेक्ट्स तो बने। या जो है सियासी तकर्रुरियां होती है और हफ्ते हफ्ते में वो बदल दिए जाते हैं। इसी तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन साइट को मजबूत करना होगा। आपको पता है ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सरकारी फीस दी जाती इन आईओस को, वो कोई 400 से 500 रुपए दी जाती। इनको आप ये बाकायदा लेजिस्लेशन के जरिए इनके सरकारी जो पैसे हैं उसको बढ़ाया जाए। यही वजह होती जब आईओ के पास कोई शहरी जाता तो वो कभी पेट्रोल का खर्चा मांग रहा होता, कभी मोबाइल का कार्ड मांग रहा होता। उसकी ये वजूहत है। इनको टेक्नोलॉजी दी जाए, इनको इस शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए जो सीसीटीवीज लग वो इन पुलिस वालों को इक्विप किया जाए। और ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है इस पर? आलमगीर साहब, आपने दरियाफ्त किया है कि जो एसएचओ बार बार, क्योंकि हम भी जानते हैं हमारे इलाके में बार बार ये क्यों होता है तब्दील, आपने इस पर अगर थोड़ा इंक्वायर किया कि क्यों हो रहा है ये सिलसिला? जी आलमगीर साहब, जी कमाई होती, वो अगला उस थाने पर आना चाहता, उसके लिए किसी मिनिस्टर की सिफारिश लगवाता, मिनिस्टर उसको कभी इधर रद्दो बदल करता, कभी उधर करता। यही वजह है। यहाँ आप देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है नैब की जो आईजी जमाली साहब ने 6000 सियासी तकर्रुरियां की पुलिस में, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। और वो सब वो कोई लगे, यही आम लोगों से गली चौराहों पर रिकवर करेंगे। जब तक आप रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखेंगे, आप थेफ्ट पे इन पुलिस वालों को रिवॉर्ड नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। पुलिस ने इस शहर में, कराची में सबसे बेहतरीन काम, सबसे बेहतरीन फराइज कब सर अंजाम दिए आपको भी पता है, मुझे भी। जब ये कोरोना का लॉकडाउन लगा तो फिक्स 7 बजे आप देखते थे सारी पुलिस जो है वो मार्केट बंद करा रही होती थी। क्यों? पैसा बंधा हुआ था वहां से। वो एक एक दुकान से जो है वो 5-10 हजार रुपए लगे हुए थे। तो उस टाइम बेहतरीन काम हुआ। ऐसी एक्टिव पुलिस मैंने पूरे मुल्क में नहीं देखी जो इस शहर में चल रही थी। ये कब तक अच्छा, अनफॉर्चुनेट जो बात है, हम आंखों पे पट्टियां बांध देंगे। एग्जैक्टली, जो 54 लोग इस पर जाबाक हो गए इन स्ट्रीट क्राइम्स में, जो भी रिपोर्टेड है कि दौरान स्ट्रीट क्राइम जाबाक हुए, लगा साहब इनको कभी इंसाफ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलजिम पकड़े जाए उनके जी। अब अगर उनके मुलजिम नहीं पकड़े जाते तो यही पुलिस है उस केस को एक क्लास कर देती है, जो ना कि जब मुलजमान मिलेंगे उसके बाद जो है ना उनको इंट्रोगेट किया जाएगा। अगर वो इंकशाफ करते हैं उन्हें वारदात की है,
उसके अंदर उनको मुलविस किया जाएगा। अब यहाँ तो बात यह है कि मुलजमान का पकड़ना सबसे बड़ा मसला है जो ना। अब एक मुलजिम पकड़ा जाता है अगर किसी गाड़ी चोरी के अंदर, तो एक जब पकड़ा जाएगा तो उसको 4 FIR और डाल लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो गाड़ी चोरी होती है तो इसकी जो FIR दर्ज होती है उसमें किसी का नाम नहीं होता है, वो नामालूम FIR होती है। जब वो गाड़ी जो है किसी से मिलती है तो उस शख्स के ऊपर फिर वो दूसरी जितनी FIR हैं थानों की होती हैं, एक थाने में अरेस्ट हुआ, 4-5 आयोज और आगे जी इसने ये गाड़ी भी चोरी की है, वो उसको पोस्ट की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो मुलजिम छूट जाता है बासानी जो ना। फिर दूसरी बात यह है कि जितने ये जराइम पेशा लोग हैं इनका एक CRO का रिकॉर्ड होता है। क्या हमारे थानों के अंदर जो SHOs हैं उन्होंने कभी इनकी सरगर्मियों के ऊपर नज़र रखा कि ये लोग जो है छूटने के बाद जो है किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आया बाहर निकलने के बाद दोबारा जराइम करते हैं? पुलिस के पास सारा इनका डिटेल होती है। जब इनका इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनती है उसके अंदर सारी इनकी पूरे खानदान और ऐसे कोई डेटाबेस CPLC के पास है? CPLC के पास भी डेटाबेस है और CRO का भी होता है। साहब देखिए, वो आपने जब ये सवाल किया तो मेरे जहन में एक बड़ा एब्सर्ड सी बात आती है कि कहाँ का इंसाफ, कैसा इंसाफ, किस लिए इंसाफ, क्यों इंसाफ। हर आदमी अपनी अपनी मजबूरी बताता है, जुडिशरी अपनी मजबूरी बताती है, नीचे जो है वो पुलिस अपनी मजबूरी बताती है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अपनी मजबूरी बताती है, पब्लिक अपनी मजबूरी बताती है। ये स्ट्रीट क्राइम के क्रिमिनल जो है वो कभी गिरफ्तार होते नहीं हैं, अगर हो जाते हैं तो अदम सबूत की बिना पर छूट जाते हैं। इसी तरह जो गाड़ियों की अभी हम बात कर रहे थे, व्हीकल्स में भी यही होता है कि जी कोई जो किसी भी क्रिमिनल का नाम नहीं होता और जब कोई पकड़ा जाता है किसी उसमें तो सब जगह पे जो है उसका नाम लग जाता है कि जिसने 500 गाड़ियाँ चोरी की थी। और सवाल यही रहेगा कि इंसाफ होगा नहीं होगा। जो इस वक्त हलाकतें हो रही हैं और सरेआम इस वक्त कत्ल आम का बाजार गर्म हो जाता है स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान। अहमद शुनाइद साहब, आलमगीर खान साहब और इस वक्त लागा साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक आप वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन जो खौफ है इस शहर में उस पर गुफ्तगू हो रही है। क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कुछ और जो केसेस सामने आए हैं एक्सटॉर्शन के सामने आए हैं। अहमद शुनाइद साहब CPLC के साबिक सरबराह भी साथ हैं, लियाकत साहब भी साथ हैं, आलमगीर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शुनाइद साहब, एक्सटॉर्शन के जो केसेस में देखा है इतना ज़्यादा नहीं लेकिन 5 केसेस इससे पहले बिल्कुल एलिमिनेट हो गया था, तकरीबन एलिमिनेट है। अगस्त के महीने 5 केसेस हैं। तो क्या जो नेचर ऑफ क्राइम है उसमें कुछ चेंज हुआ है शहर में पिछले 1 महीने के दौरान ड्यू टू रीजनल पॉलिटिक्स ऑल्सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल जिन खदशात का हम इजहार करते रहे हैं और जो हमें खदशा है कि जो इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स हुई हैं, जो अफ़गानिस्तान में हुआ है, तो जो वहाँ के मुखालिफ ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं पनाह लेंगे और उसमें पाकिस्तान उनकी एक फ़ेवरेट जगह है और पाकिस्तान के साथ कराची उनकी एक फ़ेवरेट जगह हमेशा से रही है। और कराची के मुज़ाफ़ात में हमने लातादाद ऐसे केसेस देखे हैं पहले, जो 2010 से लेकर 2015 तक जो है वो मुसलसल ये केसेस चलते आ रहे थे, जिसमें अगवा बराए तावान, जिसमें एक्सटॉर्शन, जिसमें टारगेट किलिंग, जिसमें दूसरी दहशतगर्दी, ये सब शामिल थे। मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि हम ये हमारे लिए एक प्री वार्निंग है कि हम इसको मैनेज करने के लिए न सिर्फ कराची के अतराफ़ के इलाकों में, कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उन पर गहरी नज़र रखें, उन पर कड़ी वॉच रखें कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स तो यहाँ नहीं आ रहे, कोई यहाँ आकर दहशतगर्दी या जराइम का मरकज़ तो यहाँ नहीं बनाना चाहते पहले की तरह। लेकिन बत्ताखोरी में एक ये वजह नहीं थी, इसमें यहाँ की लसानी जमातें या सियासी मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जो मिलिटेंट विंग्स भी शामिल थे और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। ये दोबारा एक्टिव हो रही है क्या, बता हो रही है? देखिए, क्योंकि मैं एक दिन बात कर रहा था अभी कुछ दिन कबल लियारी में, तो वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर ड्रग माफिया पूरी तरह दोबारा एक्टिव हो चुका है और मुबैना तौर पर सरकारी सरपरस्ती में एक्टिव हो चुका है। तो ये सही है क्या? देखिए, सरकारी सरपरस्ती वो तो जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे अभी आलमगीर साहब बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ इलाके में क्राइम होते हैं वहाँ पुलिस को कोई ना कोई इल्म ज़रूर होता है। उनके बगैर जो है, उनकी इजाज़त के बगैर बंदा वहाँ इलाके में पर नहीं मार सकता। तो कैसे ड्रग डेंस बन जाते हैं, कैसे दहशतगर्द वहाँ छुप जाते हैं, कैसे जो है वो वहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो वहाँ पे छुपे हुए होते हैं, ऐसा नहीं होता। थाने की अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ जुराइम हो रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसमें ड्रग मनी बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है और ड्रग मनी जो है वो सारे जराइम कराती है। ज़ाहिर है किसी भी
माहौल में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में 100% लोग अच्छे नहीं होते, 100% लोग बुरे भी नहीं होते। तो जो बुरे लोग हैं वो ये काम करते हैं, वो बाकायदा इसकी सरपरस्ती भी करते हैं और बाकायदगी से जो है वो इलाके में जराइम का मरकज़ बनते जाते हैं। सही है। और हकीकत क्या है इलाका साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ जब हमें ये बताया गया कि अगस्त के महीने में क्राइम कम हुए 30%, हमने CPLC के नंबर्स देखे, रिपोर्ट्स देखी, तो जो मैंने देखा डेटा, तो तकरीबन 24 से 95% तक मुख्तलिफ स्नैचिंग्स और वारदातें बढ़ी हैं और तकरीबन 35% से किलिंग्स में इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले में। तो ये क्यों तजाद है आपस में, ये लाका साहब आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि जैसे क्योंकि रिपोर्टिंग साइड पे अदालती आप मुझे बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर, FIR के दर्ज होने में। बिल्कुल, अभी जो आलमगीर साहब ने बताया और MH चनाई साहब ने बताया, एक तो ये फैक्टर भी है। दूसरा जो है ना, मैं समझता हूँ कि पुलिस की गिरफ्त जो है, जो इलाके के अंदर हम देखते हैं वो नज़र नहीं आती है। इलाका SHO की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इलाके के अंदर जो है ना गश्त को बढ़ाए, वहाँ पे स्नैप चेकिंग करे वहाँ पे, और जो इनके इंटेलिजेंस अफसर होते हैं, हर थाने के अपने इंटेलिजेंस अफसर होते हैं, वो बाकायदा इनको पूरा रिपोर्ट करते हैं जो ना। और जो ख़ास तौर पे कच्ची आबादी होती हैं वहाँ पे जो है ना इस तरह के जराइम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें मिनी सिनेमा घर भी चल रहे होते हैं, मनशियात भी फ़रोख्त हो रही होती है, शराब भी होती है। तो ये इल्म तो सारा पुलिस का होता है। पुलिस अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पहुँच जाती है, क्या आया वहाँ पे जराइम होते हैं उनको नहीं पता होता। तो ये इलाके SHO की जिम्मेदारी बनती है। फिर कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले जो है ना जो विक्टिम शख्स होता है वो या 15 पे कॉल करता है या फिर जो है वो थाने में जाता है। तो एक आम आदमी को पता चलने के बजाय सबसे पहले जो है ना थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। अब अगर थाने में जो है वो SHO बर वक्त कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ इसमें कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मुसीबत यह है कि बर वक्त कार्रवाई भी नहीं करते। एक जायज़ FIR के लिए जो है लोग धक्के खाते हैं। कभी SHO साहब इलाके में गया हुआ है, वहाँ पे जो ड्यूटी अफसर है उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है ना उसकी FIR दर्ज कर सके। जो ना वो सबसे पहले SHO को बताएगा, SHO SSP से परमिशन लेगा, उसके बाद वो चाहेंगे तो FIR दर्ज करेंगे वरना नहीं दर्ज करेंगे। फिर दूसरा जो है ना एक रिश्वत का एलिमेंट्स है, जो है ना कोई भी काम आपका रिश्वत के बगैर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनको मिला के देखा जाए। दूसरी बात, आलमगीर साहब कह रहे थे कि अदालत में जाते हैं मुलजिम तो वो छूट जाते हैं क्योंकि बेहतर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती शायद। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट अलग है, ऑपरेशन का अलग है। जब पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और उसके अंदर देखें, सबसे पहले अगर आप FIR में ताख़ीर करते हैं उसका फ़ायदा मुलज़िम को मिलता है। अगर आपके गवाह जो है ना सही नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन आप सही नहीं करते, केस की गवाहों के बयान सही नहीं बनाते और केस के अंदर कमज़ोरियाँ छोड़ते हैं, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? मुलज़िम को मिलता है। मुलज़िम फिर बेनिफिट ऑफ डाउट पे छूट जाता है जो ना। जब आप सच्चा केस बना के किसी को अदालत में लेकर जाते हैं वो कभी भी नहीं छूटता। सच्चा गवाह कभी नहीं टूटता। जब झूठे गवाह हम जो है ना तैयार करके केस के अंदर जो है ना उसको चालान सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली वो गवाहान जो है टूट जाते हैं। मैं अब आपको एक केस में चला रहा था ATC के अंदर जो ना, वहाँ पे पुलिस मुकाबले का और यानी कि स्नेचिंग का केस था। उसके अंदर जो एक प्राइवेट विटनेस पुलिस ने बनाया वो यानी फेक था। उसको जब लेकर आए, हमने उसको क्रॉस किया तो उसने आके हॉस्टाइल हो गया। प्रोसिक्यूटर ने उसको जो है ना हॉस्टाइल डिक्लेयर किया, उससे सवालात किए, जितना वो सवाल कर रहा था उतनी उसके केस को डैमेज कर रहा था। तो बात यह है कि जब आप सही गवाह बना के लेके आते हैं तो वो कभी भी उसके साथ अगर इंसिडेंट होता है वो कभी भी उससे नहीं मुकरता है। अब यहाँ पे जो है ना प्रोसिक्यूशन क्या कर सकती है उसके अंदर, जब आप उसको मटेरियल सही नहीं देते, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करते, डेफिनेटली फिर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट के सामने जो शवाहिद आते हैं उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करती है। जो ना सबसे बेसिक जो चीज़ है जहाँ से आपकी केस की मजबूती होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस का डिपार्टमेंट सही काम करेगा, सही केस को तैयार करेगा, सही FIR दर्ज करेगा, इन्वेस्टिगेशन सही की जाएगी। जब वो केस जो है कोर्ट में पुटअप होता है, कभी भी ना मुलज़िम की जमानत होती है ना मुलज़िम कभी जो है ना रिहा होता है। अहमद शाह साहब, ये जो हम देख रहे हैं इसमें एलिमेंट आ रहा है कि 56 लोग मार भी दिए गए 8 महीने के दौरान कराची शहर में जो ड्यूरिंग स्नैचिंग, ये शिद्दत से बढ़ता जा रहा है। जो तादाद है, जो जाँ बहक अफराद हो रहे हैं इस तरह की वारदातों में, उनकी तादाद बढ़ रही है। अब लोग डर नहीं रहे, जो क्रिमिनल्स हैं किसी को गोली मारते हुए भी उनको डर या खौफ नहीं है। ये क्यों हो रहा है चनाई साहब? देखिए, ये बिल्कुल एक जो सिलसिला हम देख रहे हैं ये दोबारा से कराची उसी तरफ जाने की मंजिल पे चल पड़ा है और इसमें पुलिस को बहुत बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। सवाल आपका ये कि ये दोबारा क्यों हो रहा है, तो ज़ाहिर है जब हम चेक एंड बैलेंस को कमज़ोर करेंगे, सारी चीज़ों को जो है वो लेवरेज दे देंगे तो ये चीज़ें फिर बढ़ती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता क्रिमिनल्स के जो दिल हैं वो खुल जाते हैं कि जी हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, हमें कोई मारने वाला नहीं है। जब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ और जब बुरी तरह क्रैकडाउन हुआ और तमाम क्रिमिनल्स अपने बिल में चले गए, साल 1.5 साल के बाद मुकम्मल कराची में अमन हो गया, तो यह पॉलिसी चलनी चाहिए थी फॉर अ लॉन्ग टर्म।
ये 2-4 साल हमने इसको ज़रूर चलाई, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इसमें रिलैक्सेशन आ गई है और इसकी वजह से जो है वो ये दोबारा से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। आज ये वक्त फिर आ गया है, मैं कहता हूँ कि इसको हम सीरियसली ले लें, इन स्ट्रीट क्राइम्स को भी रोकें, इस दहशतगर्दी को भी रोकें, बाकी जराइम को भी रोकें और इसके लिए खुलकर ऑपरेशन करें ताकि क्रिमिनल्स को ये मैसेज चला जाए कि जी कराची की पुलिस जो है वो मुस्तैद है। किसके खिलाफ ऑपरेशन करें? अभी यहाँ पे तो हमने सुना है कि स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट बनाई है कि पुलिस अफसरान 100 से ज्यादा खुद मुलव्विस हैं ड्रग के कारोबार के अंदर, और वो सीएम ने भी कहा है कि मेरे पास रिपोर्ट आई है। मैंने पहले कहा कि हर माशरे में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा बुरों पर हावी होते हैं और इन अच्छे लोगों को जो है वो आगे लाना चाहिए और उनको ला कर ना सिर्फ इन बुरे लोगों को ख़त्म करना चाहिए बल्कि दहशतगर्दी को, तमाम जराइम को, इंक्लूडिंग ये आपके ड्रग्स वगैरह हैं, इस माफिया को भी जो है आप कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जैसे पहले हुआ था, एक स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए इस वक्त, यानी क्राइम से खिलाफ मजमूई तौर पे होना चाहिए। मैं मजमूई तौर पे क्राइम के खिलाफ बात करता हूँ। पहले भी हमने ये देखा था कि स्ट्रीट क्राइम जब बड़े, क्योंकि इससे पहले वाले ऑपरेशन से भी कुछ हद तक कमी तो आई एक्सटॉर्शन वगैरह केसेस में, किडनैपिंग में, लेकिन स्ट्रीट क्राइम यानी छीना झपटी में कोई कमी नहीं है, बल्कि इजाफा हो गया। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो कभी भी कम नहीं हुआ। जाहिर है जब बड़े जराइम कम होते हैं तो लोग छोटे क्राइम की तरफ आते हैं और वो बतदरीज चलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही बात आती है कि शहर को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि इतनी सारी फुटेजेस आप दिखा रहे हैं, साथ में इन सारी फुटेजेस में क्लियरली देखा जा सकता है कि जी लोग लुट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। हम ऑनलाइन क्यों नहीं देखते? हम ऑनलाइन उन क्रिमिनल्स को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ वो क्यों गिरफ्तार नहीं होते और बाद में वो स्कॉट फ्री क्यों चले जाते हैं? ये जो शहर को डिजिटलाइज करने का मंसूबा है, ये वो मंसूबा है कि जिसमें आप ऑनलाइन जो है वो क्रिमिनल्स को रोकें, उनकी जो है कारकर्दगी को या उनकी जो है आगे बढ़ने की जो रफ्तार है उसको कम करें। सही। और सब में आसान क्राइम जिस तरह हम बता रहे हैं नाज़रीन के, सब में आसान जो चीज़ बन चुकी है वो ये बन चुकी है कि आपकी बाइक कहीं खड़ी हुई हो, उस बाइक को चोरी कर लिया जाए। और इस तरह के इंसिडेंट्स तकरीबन 31,000 से ज़ायद रिपोर्ट हो चुके हैं कराची में इस 8 माह के अरसे के दौरान। और ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं कि खड़ी हुई बाइक चोरी हो गई, यानी इसको आप कहें तो थेफ्ट हो गई, स्नैचिंग नहीं थेफ्ट हो गई। अब ये वो इस पर है, लियाकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? ये सब में आसान इस पे एक बात पे मैं आपको कहूँगा कि ये गाड़ियों के जितने भी क्राइम्स हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, वो सारे रिपोर्टेड होते हैं, उसमें कहीं आगे पीछे नहीं हो सकता, इसलिए कि हर आदमी चाहता है कि मैं फौरी तौर पर रिपोर्ट करूँ। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है, मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 80% स्ट्रीट क्राइम आज भी रिपोर्ट नहीं होता। और अगर CPLC में रिपोर्ट हो गया तो पुलिस के पास बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं होता कि जी उनके पास कोई FIR कटवाने नहीं जाता। 50,000 अगर केसेस रिपोर्ट हुए हैं कराची में 8 महीने के दौरान, 50,000 से ज्यादा वायदात रिपोर्ट हुई हैं, तो आप ये कह रहे हैं 80% रिपोर्ट अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ 20% है। इसलिए कि ये 20% है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जे पुलिस जब तक FIR नहीं करती उसको रिपोर्टेड केसेस में शामिल नहीं करता। और CPLC के पास रिपोर्ट होते हैं, CPLC अपने आदाद शुमार में लेकर आती है, वो भी रिपोर्ट जो है वो शायद 100% नहीं होती। सही। और आलमगीर साहब मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर 50,000 से ज्यादा वारदातें हो गई हैं, आप भी इस पर वफाकी हुकूमत के ये गोशगुजार करें और वफाकी हुकूमत भी देख रही है शहर के हालात, तो आप लोग क्या कर सकते हैं आलमगीर खान साहब? यानी 50,000 से ज्यादा वारदातें हो गई हैं, सब में ज्यादा जो सीट्स आपने जीती हैं कराची से PTI ने, आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में आलमगीर खान साहब? देखिए, एक तो चीज ये फैक्ट है कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबे के पास है जी। हम जो कर सकते हैं, जो मैं कर सकता हूं, मैं नेशनल असेंबली में इस पे आवाज उठाऊंगा, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको एंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि रेंजर्स को इस तरफ, इस इशू की तरफ पुश किया जाए। जिस तरह माजी में रेंजर्स ने अपना किरदार अदा किया, आज भी ये बड़ी अहम बात आलमगीर साहब। अगर लेकिन माजत हो, एक इजाजत अगर दें, एक ब्रेक है आलमगीर साहब, इसके बाद आपको यहीं से इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आता है। आलमगीर साहब कह रहे हैं कि रेंजर्स को इस वक्त यूज़ करना चाहिए, वफाक क्या कर सकता है इस सिलसिले में, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में सारे अहम सवालात। शहर कराची में बढ़ते हुए जराइम, 50,000 से ज़ायद वारदातें और सब में आसान क्राइम बाइक को उस पर चोरी करना बन चुका है। आलमगीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत आखिर कब तक सब्र का इम्तिहान लेके कराची के शहरियों का अमली तौर पर आप लोग कर सकते हैं? आपको क्या कदम उठाना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, एक चीज समझें कि कोई भी चाहे वफाकी हुकूमत हो या कोई अस्करी विंग हो, कोई डिपार्टमेंट हो, वो आएगा, वो एक सिंगल ऑपरेशन के लिए, एक सिंगल कैंपेन के लिए आएगा
लेकिन इदारे काम करते रेगुलर बेसिस पे, इदारों में उसकी सस्टेनेबिलिटी उसको बरकरार रखना होगा। और ये माजी में ऑपरेशन हुए लेकिन हमें तसलसल नहीं नजर आया इसका, और वो इसलिए कि देखें जब तक आप थाने को एम्पावर नहीं करेंगे, या मेरे हल्के में एक SHO गुलशन थाने का कोई 1 महीने में 3 बदल चुके हैं। वो भाई एक SHO को आप मोहलत दें, उसको एटलीस्ट 1 साल नहीं 2 साल तक उसको उस इलाके में वो इंगेज तो करे लोकल्स को, उसके नीचे रूट्स, उसके कॉन्टेक्ट्स तो बने। या जो है सियासी तकर्रुरियां होती है और हफ्ते हफ्ते में वो बदल दिए जाते हैं। इसी तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन साइट को मजबूत करना होगा। आपको पता है ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सरकारी फीस दी जाती इन IOs को, वो कोई 400 से 500 रुपए दी जाती। इनको आप ये बाकायदा लेजिस्लेशन के जरिए इनकी सरकारी जो पैसे हैं उसको बढ़ाया जाए। यही वजह होती जब IO के पास कोई शहरी जाता तो वो कभी पेट्रोल का खर्चा मांग रहा होता, कभी मोबाइल का कार्ड मांग रहा होता। उसकी ये वजूहत है। इनको टेक्नोलॉजी दी जाए, इनको इस शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए जो CCTVs लगे वो इन पुलिस वालों को इक्विप किया जाए। और ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है इस पर आलमगीर साहब, आपने दरियाफ्त किया ये कि जो SHO बार बार, क्योंकि हम भी जानते हैं हमारे इलाके में बार बार ये क्यों होता है तब्दील, आपने इस पर अगर थोड़ा इंक्वायर किया कि क्यों हो रहा है ये सिलसिला? जी आलमगीर साहब, जी कमाई होती, वो अगला उस थाने पर आना चाहता, उसके लिए किसी मिनिस्टर की सिफारिश लगवाता, मिनिस्टर उसको कभी इधर रद्दो बदल करता, कभी उधर करता। यही वजह है। यहाँ आप देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट है NAB की जो IG जमाली साहब ने 6000 सियासी तकर्रुरियां की पुलिस में, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, और वो सब वो कोई में लगे। यही आम लोगों से गली चौराहों पर रिकवर करेंगे। जब तक आप रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रखेंगे, आप थेफ्ट पे इन पुलिस वालों को रिवॉर्ड नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। पुलिस ने इस शहर में, कराची में सबसे बेहतरीन काम, सबसे बेहतरीन फराइज कब सर अंजाम दिए आपको भी पता है, मुझे भी। जब ये कोरोना का लॉकडाउन लगा तो फिक्स 7 बजे आप देखते थे सारी पुलिस जो है वो मार्केट बंद करा रही होती थी। क्यों? पैसा बंधा हुआ था वहां से, वो एक एक दुकान से जो है वो 5-10 हजार रुपए लगे हुए थे। तो उस टाइम बेहतरीन काम हुआ। ऐसी एक्टिव पुलिस मैंने पूरे मुल्क में नहीं देखी जो इस शहर में चल रही थी। ये कब तक अच्छा, अनफॉर्चुनेट जो बात है, हम आंखों पे पट्टियां बांध देंगे। एग्जैक्टली, जो 54 लोग इस पर जाबाक हो गए इन स्ट्रीट क्राइम्स में, जो भी रिपोर्टेड है कि दौरान स्ट्रीट क्राइम जाबाक हुए, लगा साहब इनको कभी इंसाफ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलजिम पकड़े जाए उनके जी। अब अगर उनके मुलजिम नहीं पकड़े जाते तो यही पुलिस है उस केस को A क्लास कर देती है, जो ना कि जब मुलजमान मिलेंगे उसके बाद जो है ना उनको इंट्रोगेट किया जाएगा। अगर वो इंकशाफ करते हैं उन्हें वारदात की है, उसके अंदर उनको मुलविस किया जाएगा। अब यहाँ तो बात यह है कि मुलजमान का पकड़ना सबसे बड़ा मसला है। जो ना अब एक मुलजिम पकड़ा जाता है किसी गाड़ी चोरी के अंदर, तो एक जब पकड़ा जाएगा तो उसको 4 FIR और डाल लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो गाड़ी चोरी होती है तो इसकी जो FIR दर्ज होती है उसमें किसी का नाम नहीं होता है, वो नामालूम FIR होती है। जब वो गाड़ी जो है किसी से मिलती है तो उस शख्स के ऊपर फिर वो दूसरी जितनी FIR थानों की होती हैं, एक थाने में अरेस्ट हुआ, 4-5 IOs और आगे जी इसने ये गाड़ी भी चोरी की है, वो उसको पोस्ट की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो मुलजिम छूट जाता है बासानी जो ना। फिर दूसरी बात ये है कि जितने ये जराइम पेशा लोग हैं इनका एक CRO का रिकॉर्ड होता है। क्या हमारे थानों के अंदर जो SHOs हैं उन्होंने कभी इनकी सरगर्मियों के ऊपर नज़र रखा कि ये लोग जो है छूटने के बाद जो है किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आया बाहर निकलने के बाद दोबारा जराइम करते हैं? पुलिस के पास सारा इनका डिटेल होती है। जब इनका इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनती है उसके अंदर सारी इनकी पूरे खानदान और ऐसे कोई डेटाबेस CPLC के पास है? CPLC के पास भी डेटाबेस है और CRO का भी होता है। साहब देखिए, वो आपने जब ये सवाल किया तो मेरे जहन में एक बड़ा एब्सर्ड सी बात आती है कि कहाँ का इंसाफ, कैसा इंसाफ, किस लिए इंसाफ, क्यों इंसाफ। हर आदमी अपनी अपनी मजबूरी बताता है, जुडिशरी अपनी मजबूरी बताती है, नीचे जो है वो पुलिस अपनी मजबूरी बताती है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अपनी मजबूरी बताती है, पब्लिक अपनी मजबूरी बताती है। ये स्ट्रीट क्राइम के क्रिमिनल जो है वो कभी गिरफ्तार होते नहीं हैं, अगर हो जाते हैं तो अदम सबूत की बिना पर छूट जाते हैं। इसी तरह जो गाड़ियों की अभी हम बात कर रहे थे, व्हीकल्स में भी यही होता है कि
जी कोई जो किसी भी क्रिमिनल का नाम नहीं होता, और जब जी, कोई पकड़ा जाता है किसी उसमें, तो सब जगह पे जो है उसका नाम लग जाता है कि जिसने 500 गाड़ियाँ चोरी की थी। और सवाल यही रहेगा कि इंसाफ होगा नहीं होगा, जो इस वक्त हलाकतें हो रही हैं और सरेआम इस वक्त कत्ल आम का बाजार गर्म हो जाता है स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान। अहमद शुनाइद साहब, आलमगीर खान साहब और इस वक्त लागा साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक आप